जावास्क्रिप्ट काफ़ी बदल गई है। तू बहुत चेंज हो गई रे। 1997 में एक्मा ने इसका पहला स्टैंडर्डाइज वर्जन लॉन्च किया, एक्मास्क्रिप्ट 1। छोटे छोटे अपडेट्स के बाद 2009 में आया वर्जन ES5, जो सबसे सेफ वर्जन है क्योंकि दादी जी के ब्राउज़र में भी ये सपोर्टेड है। पर अब तक की सबसे बड़ी अपडेट आई 2015 में, जिसमें दुनिया भर की नई चीज़ें लॉन्च हुई। लेट कॉन्स्ट, डिस्ट्रक्चरिंग, स्प्रेड ऑपरेटर, प्रोमिसेस, फॉर लूप और बहुत कुछ। एक्मास्क्रिप्ट ने फिर डिसाइड किया हम हर साल छोटी छोटी अपडेट लाएंगे ताकि डेवलपर को एकदम से हार्ट अटैक ना आए। इन नए जावास्क्रिप्ट के वर्जन्स को बोलते हैं मॉडर्न जावास्क्रिप्ट। जब भी कोई नया वर्जन लॉन्च होता है उसमें बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी का ध्यान रखा जाता है ताकि पुराना जावास्क्रिप्ट का कोड जो 90% से ज़्यादा वेबसाइट्स पर है वो काम करता रहे। अब मान लो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में कोड लिख लिया पर ये सभी ब्राउजर्स में सपोर्ट नहीं करेगा, तो इसका इलाज है बेबल, जो इस मॉडर्न जावास्क्रिप्ट को ES5 वर्जन में कन्वर्ट कर देगा। तो अब बिंदास नए जावास्क्रिप्ट के फीचर्स का यूज़ करो और वेबसाइट लॉन्च करते वक्त बेबल का सहारा ले लो। तो चलिए पकड़ बनाते हैं मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के 12 ऐसे फीचर्स पे जिससे आपका स्किल लेवल into 100 हो जाएगा। तो यह है नेम्स की एक एरे। अब मान लो इसका हर नाम हमें अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करना है। जैसे नेम 1 में ये पहला नाम आ जाएगा, फिर नेम 2, फिर नेम 3। तो ये बन गए हमारे 3 वेरिएबल। पर इस काम को हम सिर्फ एक लाइन में कर सकते हैं, डिस्ट्रक्चरिंग से। डिस्ट्रक्चरिंग से बड़े डाटा स्ट्रक्चर्स जैसे एरे हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इनको छोटे छोटे वेरिएबल्स में तोड़ सकते हैं। तो लिखो लेट, अगर आपको कांस्टेंट बनाने हो तो कॉन्स्ट लिख दो। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वेरिएबल या कांस्टेंट के नेम 1, नेम 2, नेम 3 और इनमें असाइन कर दो एक एरे। तो जिस ऑर्डर में ये नाम लिखे होंगे उसी ऑर्डर में ये वैल्यूज़ इनमें स्टोर हो जाएंगी। अब मान लो मुझे सिर्फ ये पहला और तीसरा नाम स्टोर कराना है, तो नेम 1 में तो आ जाएगा ये पहला नाम। अब हमें सेकंड नाम तो कहीं असाइन नहीं करना, तो इसको छोड़ दो खाली और नेक्स्ट हम स्टोर करा लेंगे नेम 2 में। अब मान लो एक एरे है जिसके अंदर एक और एरे है, हमें ये हाई एक वेरिएबल में स्टोर कराना है। तो पहले इस अंदर वाली एरे को स्टोर कराना होता तो हम ऐसे कराते, तो इसको प्रिंट कराते हैं। अभी इसमें स्टोर है ये एरे, तो ये एरे है इसलिए इसको हम यहीं पे ही डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। अब हमें ये सेकंड वैल्यू चाहिए तो पहली वैल्यू छोड़ देंगे खाली और ये हाई आ जाएगा इसमें। बढ़िया। अब ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर करके देखते हैं, तो इसमें स्क्वायर ब्रैकेट की जगह यूज़ करेंगे कर्ली ब्रैकेट्स का। अब जो प्रॉपर्टी हमें वेरिएबल में स्टोर करानी है उसका नाम लिख दो किसी भी ऑर्डर में। तो पहले आप पिन कोड्स लिख सकते हो और फिर हाउस नंबर। अब इनको प्रिंट करा के देखते हैं, तो ये वैल्यूज़ इनमें स्टोर हो गई हैं। अब एरे में तो आप अपने आप से वेरिएबल का नाम देते थे, तो अगर आपको कोई प्रॉपर्टी किसी अलग नाम में स्टोर करनी है तो उसके आगे कोलन लगा के नया नाम दे सकते हो, जैसे मान लो H। अब H में हमारा हाउस नंबर स्टोर होगा। और ऑब्जेक्ट की अगर ऐसी प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हो जो है ही नहीं तो उसमें अनडिफाइंड स्टोर होगा। अब फटाफट इस नेस्टेड ऑब्जेक्ट को भी डिस्ट्रक्चर करते हैं। तो पहले इसकी ये प्रॉपर्टी चाहिए हमें, फुल नेम। अब इस कॉलन के आगे जो भी वेरिएबल नेम हम लिखेंगे उसमें ये ऑब्जेक्ट स्टोर होगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे इसकी डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। तो उस ऑब्जेक्ट में से निकाल लेंगे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम प्रॉपर्टी, और ये हमारी वेरिएबल्स में हो गई हैं स्टोर। अब आपका टेस्ट लेते हैं। तो ये है फर्स्ट एक्सरसाइज। इस हेलो को हमें मैसेज वेरिएबल में स्टोर करना है, तो कैसे करोगे? तो इस वीडियो के दौरान ऐसे 10 एक्सरसाइज क्वेश्चन आएंगे जिनका आंसर आप साथ साथ लिख सकते हो, और वीडियो के एंड में सभी सॉल्यूशंस हैं जिससे आपको अपना स्कोर पता चल जाएगा। अब ये जावास्क्रिप्ट के फीचर्स हमारी लाइफ आसान बनाने के लिए आए हैं, तो ऐसे ही हमारे काम को आसान बनाने आया स्प्रेड ऑपरेटर, जो है सिंपली 3 डॉट्स, और इसको हम किसी भी इटरेबल के आगे लगा सकते हैं। इटरेबल जावास्क्रिप्ट में ऐसे डाटा टाइप हैं जिनके थ्रू हम लूप कर सकते हैं, जैसे स्ट्रिंग हो गया, अपना एरे हो गया। तो जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है, ये किसी एरे या स्ट्रिंग को ऐसे खोल के स्प्रेड करके रख देगा। तो इसका फ़ायदा देखते हैं। मान लो हमारे पास एक एरे है नंबर्स और दूसरी एरे है न्यू नंबर्स, जिसमें हमें इस पुरानी एरे के सभी आइटम्स चाहिए और 2 नंबर्स और चाहिए। तो एक एक आइटम को ऐसे मैन्युअली लिखो और फिर आइटम्स ऐड करो। ऐसा करने के बजाय यूज़ करो स्प्रेड ऑपरेटर का और लिख दो पुरानी एरे का नाम। अगर 3 डॉट्स को हटाएंगे तो ये एरे पूरी ही इंसर्ट हो जाएगी, एक एक आइटम इंसर्ट नहीं होगा।
अब मान लो 2 एरे के एलिमेंट्स को हमें एक एरे में डालना है, तो यहाँ पे भी स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ कर लो। किसी स्ट्रिंग को एरे में डालना है तो यहाँ पे भी कर लो। अब ऑब्जेक्ट इटरेबल नहीं है, फिर भी हम इसमें स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट में भी अगर हमें कुछ नई प्रॉपर्टी ऐड करनी है या एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है पुराने ऑब्जेक्ट से, तो ये काफ़ी कॉमन काम है। मान लो इसमें हमें एक प्रॉपर्टी ऐड करनी है, तो स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, जिससे पुरानी सभी प्रॉपर्टीज़ स्प्रेड हो जाएं और एक और नई प्रॉपर्टी ऐड कर दो। अगर कोई पुरानी प्रॉपर्टी जो पहले से ही ऑब्जेक्ट में थी वो लिखेंगे, तो ये नई वैल्यू पुरानी वैल्यू को ओवरराइड कर लेगी। तो किसी ऑब्जेक्ट की पुरानी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करके उसमें एक दो नई प्रॉपर्टीज़ ऐड करके अगर नया ऑब्जेक्ट बनाना है, तो स्प्रेड ऑपरेटर से इसको आसानी से कर सकते हैं। अगर स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ नहीं करते तो पूरा ऑब्जेक्ट ही हमारा स्टूडेंट नाम की प्रॉपर्टी में स्टोर हो जाएगा। अब ये 3 डॉट्स थोड़ी अजीब है, ये सिर्फ तोड़ती नहीं है, जोड़ते भी हैं। तो मान लो ये नंबर्स एरे है, फर्स्ट एलिमेंट को स्टोर करा लिया x में, सेकंड को y में। अब हमें चाहिए जितने भी एलिमेंट्स बच गए उनकी एक अलग से एरे बन जाए, तो फिर से यूज़ करो 3 डॉट्स का और लिख दो कुछ भी नाम, जैसे नम्स। अब इसको प्रिंट करा के देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इन दोनों के अलावा जितने भी बाकी एलिमेंट्स थे उनकी एक एरे बन गई है और नम्स में स्टोर हो गई है। तो जब भी इन 3 डॉट्स का यूज़ हम इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर करें, तब ये कहलाता है रेस्ट ऑपरेटर, क्योंकि सभी रेस्ट वैल्यूज़ ही इसमें आई हैं। और इस रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ मैंने फंक्शन वाली वीडियो में भी किया है। जब भी किसी फंक्शन में मल्टीपल आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, तो जो एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट्स हैं उनकी भी हम एरे बना सकते हैं इस रेस्ट पैरामीटर से। तो एक्सरसाइज नंबर 2, इस num2 एरे में कौन कौन से एलिमेंट होंगे। अब प्रोग्रामिंग में किसी भी एरे पे या ऑब्जेक्ट पे लूप करना काफ़ी कॉमन काम है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एरे के आइटम्स को कैसे एक्सेस करें फॉर लूप का यूज़ करके। पहले काउंटर बनाओ, उसको एक एक करके बढ़ाओ, फिर उस काउंटर का यूज़ करके एरे के आइटम्स को एक्सेस करो। तो इस दर्द को ECMAScript ने समझा और हमारे पास आया फॉर ऑफ लूप। तो लिखो फॉर और इसके अंदर एक कांस्टेंट या वेरिएबल बना लो जिसमें हमारे एरे के आइटम्स स्टोर होंगे, और फिर लिखो ऑफ और एरे का नाम। अब हर इटरेशन में हमें एक एक करके स्टूडेंट का एक्सेस मिल जाएगा। तो स्टूडेंट को प्रिंट करा के देखते हैं। बढ़िया, लेकिन इस लूप में सिर्फ एक कमी है, आइटम का इंडेक्स हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो एरे को लूप करने के बजाय हम लूप करेंगे एरे डॉट एंट्रीज को। तो एंट्रीज हमारा एक मेथड है जो रिटर्न करता है एक एरे जिसमें है इंडेक्स नंबर और हमारा एलिमेंट। तो ये एरे स्टोर हो रही है स्टूडेंट में, तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं डीस्ट्रक्चरिंग का और इंडेक्स को स्टोर करा लेंगे आई में और एलिमेंट को स्टूडेंट में। अब लूप के अंदर हम इंडेक्स को और आइटम को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये फॉर ऑफ लूप काम करता है सिर्फ इटरेबल्स पे, तो हम स्ट्रिंग के आइटम्स को भी एक एक करके एक्सेस कर सकते हैं। अब हमेशा हमारा ऑब्जेक्ट पीछे रह जाता है क्योंकि ये हमारा इटरेबल नहीं है। तो पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट डॉट कीज मेथड था जिसके अंदर हम कोई भी ऑब्जेक्ट पास करेंगे तो वो रिटर्न कर देगा सभी कीज एक एरे में, और फिर इन कीज का यूज़ करके हम ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ के थ्रू लूप करते थे। लेकिन अब हमारे पास आ गया है वैल्यूज़ मेथड जिससे ऑब्जेक्ट की सभी वैल्यूज़ एक एरे में स्टोर हो जाएंगी। फिर फॉर ऑफ लूप के साथ इसको मिला के हम ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ के थ्रू लूप कर सकते हैं। अगर की और वैल्यू दोनों हमें चाहिए तो हमारे पास अब एक एंट्रीज मेथड भी है। तो ये भी रिटर्न करता है हमारे पास एक एरे जिसके अंदर की और वैल्यू की मल्टीपल एरेज हैं। तो इसके थ्रू अगर हम लूप करेंगे तो हर इटरेशन में हम इसके अंदर वाली छोटी एरे को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस एरे को कर लो डीस्ट्रक्चर और लूप के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 3, इस एरे में ये ऑब्जेक्ट स्टोर है जिसकी वैल्यूज़ के थ्रू हमें लूप करना है। तो बस फॉर के अंदर का कोड बताना है क्या होगा। तो जावास्क्रिप्ट में हम ऑब्जेक्ट के साथ काम करते रहते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते वक्त 2-3 छोटी मोटी ट्रिक हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो मान लो हमारे पास है ये ऑब्जेक्ट, इसमें हमें ये वेरिएबल ऐड करना है फर्स्ट नेम। तो पहले हम की का नाम लिखते थे और फिर इसकी वैल्यू में वेरिएबल दे दो। लेकिन हम किसी भी वेरिएबल को डायरेक्टली ऑब्जेक्ट में ऐड कर सकते हैं बिना उसकी कोई भी की दिए। तो जो वेरिएबल का नाम था वो अपने आप की बन जाएगी और उसकी वैल्यूज़ में स्टोर हो जाएगी। लेकिन अगर आपको की का नाम दूसरा चाहिए तो वही पुराना तरीका यूज़ करना पड़ेगा। अब सेकंड ट्रिक है ऑब्जेक्ट्स में मेथड लिखने की। तो सेम पहले हम की देते थे और उसके बाद मेथड, बोले तो फंक्शन। अब ऐसा लिखने के बजाय हम सीधा नाम लिख सकते हैं
और उसके आगे पैरेंथेसिस लगा के अपना फंक्शन बना सकते हैं। अब हेलो नाम की अपने आप की बन जाएगी और उसमें ये फंक्शन स्टोर हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शनल ट्रिक्स हैं, आप ओल्ड मेथड भी यूज़ कर सकते हो और ये मेथड भी, लेकिन ये थर्ड ट्रिक काम की हो सकती है। तो आपने देखा होगा जब भी हम की लिखते हैं वो हमेशा एक स्ट्रिंग होती है और ये स्ट्रिंग हमें डायरेक्टली लिखनी पड़ती है, लेकिन अब हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करके इसके अंदर लिख सकते हैं कोई भी एक्सप्रेशन जो एक स्ट्रिंग रिटर्न करती हो। तो इसके अंदर हम कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं। तो जो ये एरे की सेकंड स्ट्रिंग है इसको हम की बना सकते हैं, फिर उस पर कोई मेथड भी यूज़ कर सकते हैं जो स्ट्रिंग रिटर्न करे। इसके अंदर और कोई डेटा टाइप जैसे बुलियन या फिर नंबर डालेंगे तो वो स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक्सरसाइज नंबर 4, इस पर्सन ऑब्जेक्ट में क्या स्टोर होगा। नेक्स्ट आता है हमारा नलिश कोएलेसिंग ऑपरेटर। जितना मुश्किल इसका नाम है उतना ही आसान इसका काम है। इसको हम दो एक्सप्रेशंस के बीच में लिख सकते हैं। अगर लेफ्ट एक्सप्रेशन हमारी नल या अनडिफाइंड है तभी हमारी राइट एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगी। अगर लेफ्ट एक्सप्रेशन और कुछ रिटर्न करती है जैसे स्ट्रिंग, तो हमारी राइट वाली एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो इसका यूज केस है डिफॉल्ट वैल्यू सेट करने के लिए। मान लो हमें वेरिएबल में ऑब्जेक्ट की कोई प्रॉपर्टी स्टोर करनी है। अब कई बार हमें नहीं पता होता कि ऑब्जेक्ट में वो प्रॉपर्टी है भी या नहीं, तो इसमें तो अनडिफाइंड ही स्टोर होगा। तो हम चाहते हैं अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो वेरिएबल में कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाए जिससे एरर आने के चांसेस कम हो जाए। तो इसके आगे लगा दो ये ऑपरेटर और दे दो डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अब ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती तो ये लेफ्ट आ जाएगा अनडिफाइंड और ये राइट साइड वाली एक्सप्रेशन हमारी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। और ये प्रॉपर्टी ऐड कर देंगे तो डायरेक्ट वही स्टोर हो जाएगी। एक्सरसाइज नंबर 5, इस वेरिएबल में एम्प्टी स्ट्रिंग स्टोर होगी या फिर ये हेलो। तो मान लो ऑब्जेक्ट की किसी प्रॉपर्टी को हमें कहीं स्टोर नहीं कराना, उसको डायरेक्टली प्रिंट कराना है या कॉल करना है। तो अगर हम shop3 के कुक मेथड को कॉल करेंगे तो एरर आ जाएगा, shop3 तो नल है। तो अगर हमारे पास shop3 नहीं है तो हमें ये मेथड कॉल नहीं करना। तो इफ़ कंडीशन लगा सकते हैं, अगर shops.shop3 है तो हमें मेथड कॉल करना है। तो shop3 नहीं है इसलिए ये कंडीशन हो गई है फॉल्स और ये हमारा लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। shop3 ऐड कर देंगे तो लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। और जब भी हम ऐसे चेनिंग करते हैं और हमें चेक करना है कोई भी प्रॉपर्टी या मेथड है कि नहीं, तो यूज़ कर सकते हैं ऑप्शनल चेनिंग। तो बस डॉट के पीछे लगा दो क्वेश्चन मार्क। तो अभी तो बिल्कुल नॉर्मल काम कर रहा है, लेकिन अगर shop3 को हटा देंगे तब भी कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क डॉट के लेफ्ट वाली वैल्यू अगर नल या अनडिफाइंड है तो उसकी राइट वाली वैल्यू एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो एक्सरसाइज नंबर 6, इस कोड का आउटपुट क्या होगा। अब शॉर्टकट की बात चली रही है, अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर तो आपने देखे ही होंगे। अगर किसी वेरिएबल में 5 जोड़ के उसमें असाइन करना है तो यूज़ कर सकते हैं प्लस इक्वल्स ऑपरेटर का। ऐसे ही बाकी मैथ के ऑपरेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में हमारे पास आए हैं लॉजिकल असाइनमेंट ऑपरेटर्स। हमें नलिश कोएलेसिंग के बारे में तो पता है, तो इनका भी थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। ये दोनों ऑपरेटर काम करते हैं बुलियन वैल्यूज़ पर। और में अगर लेफ्ट वाली एक्सप्रेशन ट्रू है तो वो वही रिटर्न कर देगा, क्योंकि और में एक एक्सप्रेशन ट्रू हो गई तो बाकी एक्सप्रेशन चेक करने की जरूरत है नहीं। और अगर लेफ्ट वाली वैल्यू होगी फॉल्स तो राइट वाली वैल्यू रिटर्न होगी। एंड में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। एंड का मतलब ही यही होता है कि दोनों एक्सप्रेशंस हमारी ट्रू होनी चाहिए। तो लेफ्ट वाली अगर एक्सप्रेशन फॉल्स हो गई तो आगे बढ़ने का क्या फ़ायदा, तो ये लेफ्ट वाली एक्सप्रेशन को ही रिटर्न कर देगा। और अगर लेफ्ट वाली एक्सप्रेशन ट्रू है तो ये राइट वाली एक्सप्रेशन को रिटर्न कर देगा। अब इनके यूज़ केस देख लेते हैं। तो नलिश असाइनमेंट हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर ये वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसमें सेट हो जाएगी। अगर कोई वेरिएबल ट्रू है और उसमें हमें कोई दूसरी वैल्यू सेट करानी है तो यूज़ करेंगे एंड असाइनमेंट का। अब इसका उल्टा, अगर हमारे पास कोई वैल्यू है जो फॉल्स है तब उसमें कोई वैल्यू स्टोर करानी है तो यूज़ कर लेंगे और असाइनमेंट का। तो ये इतने काम के नहीं है, नलिश वाला थोड़ा बहुत काम का है, पर फ्यूचर में अगर आपको ये कहीं पे कोड पे दिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। अब इतने सालों से जावास्क्रिप्ट में सिर्फ 2 मेन डाटा स्ट्रक्चर थे, एरे और ऑब्जेक्ट्स। तो ES6 में रिलीज हुए 2 न्यू डाटा स्ट्रक्चर, जिसमें पहला था हमारे पास सेट। सेट एरे के जैसा है और थोड़ा यूनिक है, क्योंकि इसमें सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स ही होते हैं। तो सेट बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे सेट कंस्ट्रक्टर का, और इसके अंदर हम पास कर सकते हैं किसी भी इटरेबल को। तो एक नंबर्स की एरे पास करा देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, जो भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स थे वो हट गए हैं और यूनिक एलिमेंट्स ही रह गए। ऐसे ही अगर हम कोई भी स्ट्रिंग पास करेंगे
तो उसके यूनिक कैरेक्टर्स हमारे सेट में सेट हो जाएंगे। अब ये सेट भी एक इटरेबल है, यानी इसके थ्रू भी हम लूप कर सकते हैं फॉर ऑफ का यूज़ करके। अब एरे और सेट में मेन डिफरेंस है, सेट में हमारे पास कोई इंडेक्स नहीं होता, तो अगर हमें कोई स्पेसिफिक एलिमेंट चाहिए तो उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स हैं जो हम इस पर यूज़ कर सकते हैं। साइज़ हमारा सेट में कितने एलिमेंट्स है वो बता देगा। कोई स्पेसिफिक एलिमेंट चेक करना है सेट में है या नहीं तो यूज़ कर सकते हैं हैज़ मेथड का, ये रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स वैल्यू, तो 1 हमारा सेट में है इसलिए ट्रू। कोई नई वैल्यू ऐड करनी है तो यूज़ करो ऐड मेथड का, और पुरानी वैल्यू डिलीट करनी है तो डिलीट मेथड। क्लियर से पूरा सेट खाली हो जाएगा। अब सेट में ज़रूरी नहीं है सेम टाइप का डाटा हो, इसमें अलग अलग डाटा टाइप भी हो सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 7, इस सेट का साइज कितना होगा। अब नेक्स्ट डाटा स्ट्रक्चर है हमारे पास मैप, जो ऑब्जेक्ट जैसा भी है और काफ़ी अलग भी है, क्योंकि इसमें भी होते हैं की वैल्यू पेयर्स। तो मैप बनाने के लिए यूज़ करेंगे मैप कंस्ट्रक्टर का। अब हमें की वैल्यू पेयर की एक एरे इस मेन एरे के अंदर देनी होगी, और आगे की वैल्यू पेयर हम कोमा लगा के लिख सकते हैं। अब मैप की सबसे बड़ी खासियत है उसकी की हम कुछ भी बना सकते हैं, नंबर बना सकते हो, फंक्शन भी बना सकते हो, यहाँ तक कि HTML के एलिमेंट को भी हम की बना सकते हैं। तो फटाफट इसकी मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इसमें भी है साइज प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता देगी। सेट मेथड का यूज़ करके हम इसमें नई की और वैल्यू दे सकते हैं। गेट का यूज़ करके हम की का नाम लिखेंगे और उसकी वैल्यू हमें रिटर्न हो जाएगी। डिलीट से हम कोई भी की डिलीट कर सकते हैं। हैज़ हमारा चेक करेगा कि कोई भी की प्रेजेंट है या नहीं, और ये रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। अब ऑब्जेक्ट हमारा इटरेबल नहीं था, तो पहले उसकी एंट्रीज बनानी पड़ती थी, फिर उसके थ्रू लूप कर सकते थे। लेकिन मैप हमारा पहले से ही इटरेबल है, फॉर का यूज़ करके हम इसको डायरेक्टली लूप कर सकते हैं, और ये हर बार रिटर्न करता है एरे जिसमें है की और वैल्यू। तो इनको हम डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं और लूप में यूज़ कर सकते हैं। तो जो ये नए डाटा स्ट्रक्चर्स हैं इनके अपने अपने फ़ायदे हैं, लेकिन सबसे बड़ी इनमें कमी है आइटम्स को एक्सेस करने पर। यूनिक केसेस जहाँ पे परफॉर्मेंस ज़्यादा मैटर करती है, या हमें ऐसी कीज़ चाहिए जिनका डाटा टाइप कुछ अलग हो, तब हम मैप का यूज़ करते हैं। तो किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज में डालते थे तो हमें मिलती है एक एरे जिसके अंदर की वैल्यू पेयर की मल्टीपल एरेज हैं, और बिल्कुल सेम पैटर्न हम मैप के अंदर लिखते हैं। तो इसको हम डायरेक्टली मैप के अंदर डाल सकते हैं और हमारा ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा मैप में। अब किसी मैप के कीज़ की या वैल्यूज़ की एक एरे बनानी है तो हम यूज़ कर सकते हैं डॉट कीज़ मेथड का या डॉट वैल्यूज़ मेथड का। पर ये कोई एरे रिटर्न नहीं कर रहे हैं, ये कुछ मैप इटरेटर रिटर्न कर रहे हैं। तो इटरेटर को हम कर सकते हैं स्प्रेड और इसको डाल दो एक एरे में। तो एक्सरसाइज नंबर 8, हमारे पास है ये मैप एक मूवी के स्क्रिप्ट का, कि मूवी के कौन से मिनट पे हमारा कौन सा सीन है। तो हमें चाहिए एक यूनिक सीन्स की एरे। तो जितने भी डाटा स्ट्रक्चर्स और मेथड हमने सीखे हैं उनका यूज़ करके हम इस एरे में क्या असाइन करेंगे। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं लास्ट फीचर पे। अब जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं हमें ध्यान रखना चाहिए मॉड्यूलैरिटी का। तो फॉर एग्जांपल मान लो हमें एक रोबोट बनाना है, तो पहले उसका सर बनाओ, फिर हाथ और फिर बाकी बॉडी पार्ट्स। पर ये बेस्ट तरीका नहीं है। बेस्ट तरीका रहेगा हम इन छोटे छोटे कामों के अलग अलग फंक्शन बना लें, और फिर उन छोटे छोटे फंक्शंस जिनको मॉड्यूल्स भी बोल सकते हैं उनका यूज़ करके बड़ा काम करें। तो इसका फ़ायदा क्या है, अब मान लो हमें दूसरा रोबोट बनाना है तो सेम फंक्शंस हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। अब मॉड्यूलैरिटी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए हम एक जावास्क्रिप्ट की फाइल जिसमें मान लो 1000 लाइन्स ऑफ कोड है उसको मल्टीपल फाइल्स में स्प्लिट कर सकते हैं ताकि कोड को मैनेज करना और भी आसान हो जाए। तो मल्टीपल फाइल्स के बीच में डाटा शेयरिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट स्टेटमेंट का। तो यह है हमारे पास एक एरे, इसको हमें दूसरी फाइल में एक्सेस करना है, तो इसके आगे लिख दो एक्सपोर्ट। अब दूसरी फाइल में हम यूज़ कर सकते हैं इम्पोर्ट का, और कर्ली ब्रैकेट्स में उस डाटा का नाम लिख दो जो हमें इम्पोर्ट करना है, और फिर फ्रॉम और फाइल का पाथ। तो ये एरर आ रहा है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र इन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को समझ नहीं पाता। तो HTML में जहाँ पे हमने स्क्रिप्ट फाइल को इंपोर्ट किया है यहाँ पे एक एट्रीब्यूट दे दो टाइप मॉड्यूल, और जो दूसरी फाइल है उसको भी हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। अब इस एरे को हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। हम एक से ज़्यादा चीज़ें भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मान लो एक फंक्शन एक्सपोर्ट करते हैं,
तो इसको इंपोर्ट करने के लिए हम दूसरी लाइन लिख सकते हैं ऐसे, या पहली वाली ही लाइन में कोमा लगा के उसका नाम लिख सकते हैं। तो अगर हम सिंपल एक्सपोर्ट का यूज करते हैं तो इसको बोलते हैं नेम्ड एक्सपोर्ट, यानी इस डाटा के एग्जैक्ट नाम से ही हमें दूसरी फाइल में इंपोर्ट करना पड़ेगा। और जब भी डाटा हम डिक्लेयर करते हैं तभी हमें ये एक्सपोर्ट लगाना पड़ेगा। हम डिक्लेयर करने के बाद ऐसे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। अब मान लो इसमें पहले से ही नंबर्स नाम की एक एरे होती, तो ये तो दिक्कत आ जाती। तो इस नंबर्स एरे को हमें किसी दूसरे नाम से इंपोर्ट करना है, तो इसके आगे लिखो एज और कोई भी नाम दे दो। बढ़िया। अब सेकंड टाइप का एक्सपोर्ट होता है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। किसी फाइल में अगर कोई मेन डाटा हो या सिर्फ एक ही एक्सपोर्ट हो तो उसको हम डिफॉल्ट कर सकते हैं। तो बस एक्सपोर्ट के आगे लगाना होगा डिफॉल्ट कीवर्ड, और इसके आगे लिखनी पड़ती है हमें एक एक्सप्रेशन। तो इसके आगे डायरेक्ट डाटा डिक्लेयर नहीं कर सकते। डिक्लेयर करने के बाद हम उस डाटा का नाम लिख सकते हैं, या डायरेक्ट डाटा भी लिख सकते हैं, जैसे ये फंक्शन लिख दो। अब इसको इंपोर्ट करने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक फाइल में सिर्फ एक ही डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो सकता है, तो उसको किसी भी नाम से इंपोर्ट करा सकते हैं और यूज कर सकते हैं। अब लास्ट ट्रिक, हम स्टार का यूज करके किसी वेरिएबल में सभी एक्सपोर्ट को एक साथ इंपोर्ट कर सकते हैं, और फिर डॉट का यूज करके अलग अलग डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात, हम इंपोर्ट करते वक्त डिस्ट्रक्चरिंग का यूज नहीं कर सकते, ये एरर आ जाएगा। तो अब करते हैं हमारी लास्ट एक्सरसाइज, जिसमें 9th और 10th दोनों है। तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग एक्सरसाइज है, पर इससे आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। एक्सरसाइज 9 में बताना है बी में हमारा क्या रिजल्ट स्टोर होगा, और एक्सरसाइज 10 में बताना है रेस्ट में हमारी क्या वैल्यू स्टोर होगी। तो इसी के साथ हमने 12 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो अगर आप वीडियो के एंड तक पहुँचे हो, आपके लिए क्लैपिंग बनती है। तो ये है सभी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस। आपका स्कोर कितना आया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और कोई फीडबैक हो तो भी। दिस इज गॉडमैन साइनिंग ऑफ, बाय।